अभी कुछ ही टाइम पहले ब्लू लॉक का न्यू यूएसएस लीग आर्क खत्म हुआ है एंड ये आर्क मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो इस वीडियो के अंदर हम न्यू यूएसएस लीग आर्क को रिव्यू करेंगे। स्टोरी स्टार्ट होता है जापान U20 वर्सेस ब्लू लॉक के मैच के बाद, जहाँ पे ब्लू लॉक का फेज 2 स्टार्ट होता है। फेज 2 के अंदर ब्लू लॉक के प्लेयर्स को फॉर्मर जापान U20 के प्लेयर्स ज्वाइन करते हैं एंड उनको कुछ फॉरेन कंट्री के प्लेयर्स के साथ अलग साइड में मैच खेलना पड़ेगा। पहले फेज 2 के रूल्स के ऊपर बात करते हैं। ब्लू लॉक एंड फॉर्मर जापान U20 के प्लेयर्स को 5 क्लब में से एक क्लब को ज्वाइन करना पड़ेगा एंड वो क्लब एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्पीट करेंगे अलोंगसाइड उन क्लब्स के ओरिजिनल मेंबर्स के साथ। इन मैचेस के अंदर प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को देख के वर्ल्ड के फुटबॉल क्लब्स के ओनर प्लेयर्स के ऊपर बिड लगाएंगे कि उस प्लेयर का वैल्यू क्या है एंड यहाँ से उस प्लेयर का सैलरी भी डिसाइड होगा। एंड सारे मैचेस के बाद ब्लू लॉक एंड फॉर्मर जापान U20 के प्लेयर्स में से जिन 23 प्लेयर्स का सैलरी सबसे ज्यादा होगा वो लोग वर्ल्ड कप के लिए मूव फॉरवर्ड करेंगे एंड बाकी प्लेयर्स को ब्लू लॉक से लीव करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मैचेस पे क्या होता है वो स्पॉइल नहीं कर रहा, लेकिन प्लेयर्स कौन से क्लब के अंदर खेलते हैं मैं वो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो टोटल 5 टीम्स है, जर्मनी, बास्टर मोंचन, इंग्लैंड, मैनचेस्टर सिटी, इटली उबर्स, स्पेन FC बार्सा एंड फ्रांस पेरिस एक्सजेन। जर्मनी की टीम में इसागी योची, युकुमिया केनुयु, रिची जिंगो, गिनगिगा मारू, इगाराशी गुरुमी, नेरू टिपाई, कुरुने रेंजी, कियोरा जिन एंड योरी यो जाते हैं। जर्मनी की टीम पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, तो जिस वजह से बाकी टीम्स के प्लेयर्स के बारे में तुम लोग को ज्यादा नहीं पता था, तुम इस पैनल में देख सकते हो कौन से प्लेयर्स कौन से टीम में गए हैं। अब देखो ये लोग किसी दूसरे कंट्री में नहीं जाते हैं, उन 5 क्लास के प्लेयर्स को ब्लू लॉक में ही बुलाया जाता है एंड ब्लू लॉक के अंदर ही वो लोग कम्पीट करते हैं एंड उनके हर मैचेस को वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट किया जाता है। हर टीम का एक मास्टर प्लेयर होता है जो प्लेयर्स को ट्रेनिंग देते हैं और डिसाइड करते हैं कौन से प्लेयर्स मैचेस के अंदर खेलेंगे एंड वो जो मास्टर प्लेयर्स होते हैं वो फील्ड में उतरते ही गेम चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं, लेकिन वो एक मैचेस के अंदर 3 मिनट से ज़्यादा नहीं खेल सकते। जर्मनी बैस्टन मोंचन का मास्टर प्लेयर है नोहेन नोआ, इंग्लैंड मैनचेस्टर सिटी का मास्टर प्लेयर है क्रिस पिंस, स्पेन FC बार्सा का मास्टर प्लेयर है रैविनो, इटली उबर्स का मास्टर प्लेयर है फ्रांस नीपू एंड फ्रांस PSG का मास्टर प्लेयर है जुलियन लोकी। अब इस आर्क का हर एक चैप्टर पिछले चैप्टर से भी बैंगर होता है और इस आर्क में करीब 150 चैप्टर्स के आसपास है, लेकिन शायद 2 या 3 चैप्टर ऐसे चैप्टर्स हैं जो बैंगर फील नहीं होते। आर्क के स्टार्टिंग में एक छोटा सा बम फोड़ा जाता है जिसका इफेक्ट आर्क के एंड तक भी फील होता है। इन मैचेस में खेलने के लिए प्लेयर्स को प्रूव करना होता है कि वो केपेबल है, चाहे वो ब्लू लॉक का टॉप प्लेयर ही क्यों ना हो। एंड इस चीज के बाद से कुछ प्लेयर्स को बस 1 या 2 मैच खेलने का ही मौका मिलता है एंड इन मैचेस के अंदर उनको प्रूव करना होता है कि वो ब्लू लॉक के मेन टीम का पार्ट बन सकते हैं, तो जिस वजह से प्लेयर्स के अंदर वो टेंशन फील होता है। इसके अलावा इस आर्क के अंदर इसे को एक नया राइवल मिलता है, माइकल केजर। एंड यहाँ पे मेरा ओपिनियन साथ कुछ लोगों को पसंद नहीं आ सकता है, लेकिन इसागी के लिए माइकल केजर इज बेटर राइवल देन रिनजोशी। केजर को शुरुआत से एक एरोगेंट, सेल्फ सेंटर्ड एंड ईगो से भरा हुआ एक कैरेक्टर दिखाया जाता है एंड पूरे आर्क के अंदर केजर के इसी कैरेक्टर को काफी अच्छी तरीके से मेंटेन भी किया गया है। इसके अलावा केजर एंड इसागी के राइवलरी में केजर के कैरेक्टर में नए लेयर्स ऐड होते हैं और तुम्हें केजर का एक काफी अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एंड केजर का कैरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर में से एक है जिसे इस मांगा के अंदर दिखाया गया है। केजर का कैरेक्टर काफी ज्यादा नेचुरल फील होता है बाकी कैरेक्टर्स के मुकाबले एंड केजर का इम्पैक्ट तुम्हें इस आर्क के अंदर दिखेगा। इस आर्क के वन ऑफ द थर्ड स्टोरी को केजर ने अपने शोल्डर्स पे कैरी किया हुआ है एंड केजर की वजह से कभी भी स्टोरी बोरिंग फील नहीं होता है। इसके अलावा इसागी के कैरेक्टर में भी बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है। पूरे आर्क में तुम्हें इसागी के कैरेक्टर का बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसागी के सिर्फ स्किल से इंप्रूव नहीं होता है, उसके कैरेक्टर में भी काफी सारे चेंजेस आते हैं। बंदा और भी सेल्फ अवेयर बन जाता है और भी ईगो से भरा हुआ हो जाता है एंड लोगों से अपना काम निकलना भी सीख जाता है और सारे मैचेस के अंदर तुम्हें इस चीज का इम्पैक्ट दिखता है जो किसी भी मैचेस की रिजल्ट चेंज करने की पावर होल्ड करता है। इसागी का मेन गोल होता है कि कैसे भी करके उसे अपने लिए हाई स्पीड लाना या कह सकते हो उसे नंबर 1 बनना है एंड साथ ही में केजर को कोई गोल नहीं करने देना। दोनों की राइवलरी इतना इंटेंस होता है कि दोनों एक ही टीम में होते हुए भी लगते नहीं दोनों एक ही टीम में है। दोनों एक दूसरे के गोल चुराने से एक दूसरे को ऐसा स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करना वो सब करते हैं। इसागी जिस तरीके से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अडेप्ट करके खुद को डेवलप करते हैं तुम्हें किसी भी और प्लेयर के अंदर ये चीज देखने को नहीं मिलेगा। एंड इस चीज को ऑडियंस को फिट करवाने के लिए मांगा एक और छोटा सा बॉम्ब ड्रॉप करता है। मैं यहाँ पे कुछ भी स्पॉइल नहीं कर रहा, लेकिन इस चीज से इसागी के कैरेक्टर में और भी ज्यादा डीप फील होता है एंड इसागी के कैरेक्टर और भी ज्यादा रिलेटेबल फील होता है और तुम इसागी के कैरेक्टर से और भी ज्यादा कनेक्ट फील कर पाते हो। इसागी एंड केजर के अलावा 2-3 और कैरेक्टर पे काफी अच्छी तरीके से ध्यान दिया गया है एंड बाकी की कैरेक्टर्स के ऊपर भी ठीक ठाक ही ध्यान दिया गया है। कुछ कैरेक्टर्स के थोड़े बहुत बैक स्टोरीज दिखाए जाते हैं एंड बहुत ही शॉर्ट उन बैक स्टोरीज को रखा है जो काफी अच्छा डिसीजन है। एक इंटेंस मैचेस के अंदर तुम एक लॉन्ग बैक स्टोरी दिखाओगे तो वहाँ पे स्टोरी थोड़ा डल फील होने लगेगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट बैक स्टोरीज की वजह से तुम कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को भी फील कर पाते हो एंड मैचेस पे भी तुम्हारा हाइप बना रहता है। इस मांगा का ऑथर इतना बार तुम्हारा खड़ा कर देगा तुम सोच भी नहीं सकते। वही रॉन्ग थे, तुम क्या सोच रहे थे? इस आर्क के अंदर तुम्हें इतने सारे गूज़बम्प मूवमेंट देखने को मिलेगा कि तुम्हें एक बार के लिए लगेगा कि राइटर बताना चाहता है कि पिछले गूज़बम्प पे भी कम था तो ये ले एक और गूज़बम्प मूवमेंट ले ले, ये भी कम था एक और ले, और सच में एक टाइम के बाद तुम्हें ऐसा ही लगेगा। अभी मैं तुम्हें एक गूज़बम्प मूवमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। हाँ मुझे पता है स्पॉइलर है, लेकिन मुझे फिर भी तुम्हें बताना है। एक ऐसा मूवमेंट है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसे कि एक मास्टर प्लेयर के एकदम मुंह पे बोल देता है ज्यादा उड़ मत, तू बस पहले पैदा हो गया है, एंड वो मूवमेंट पूरे होल वर्ल्ड में लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। उस मूवमेंट में बॉडी में एक जो चिल फीलिंग आता है ना, वो मैंने बहुत ही कम टाइम फील किया है।
ऐसा लग रहा था अभी इस लाइन को हमने एक और करके मुंह पे मारूं। इस साल के मैचेस को एक पैटर्न में दिखाया गया है जो मुझे काफ़ी पसंद आया है। हर मैच पिछले मैच से लॉन्ग होता है, जिससे पता चलता है प्लेयर्स के स्किल और भी ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं और एक दूसरे को हराने में भी उन्हें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अब मैंने तारीफ तो कभी कर दिया, अब उन चीज़ों पर थोड़ा बात करते हैं जो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है। पहले शुरुआत से कैरेक्टर को इस तरीके से सेटअप किया गया है कि वो कैरेक्टर बहुत कुछ उखाड़ेगा। हाँ, वो स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ उखाड़ता है, लेकिन आर के एंड आते आते ऐसा लगता ही नहीं ये वो कैरेक्टर है जिसके लिए स्टार्टिंग से इतना ज़्यादा हाइप किया गया है। एंड उस कैरेक्टर का जो एंड बीट लगता है उससे तुम थोड़ा डिसअपॉइंट तो हो जाते हो, लेकिन अगर तुम थोड़ा दिमाग लगा के सोचो तो ये चीज़ तुम्हें वैलिड भी लगता है। इसके अलावा एक और प्लेयर है जिसका परफॉर्मेंस उसके सारे मैचेस के अंदर काफ़ी अच्छा था एंड उसका कैरेक्टर के इम्पैक्ट मैचेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा फील होता है, लेकिन उसके फाइनल बीट काफ़ी कम आता है जो मुझे पसंद नहीं आया। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं आया है, लेकिन ओवरऑल ये आर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो जिन्होंने ब्लू लॉक मांगा अभी तक नहीं पढ़ा, तुम ज़रूर पढ़ो, तुम रिग्रेट फील नहीं करोगे एंड शायद ये तुम्हारा वन ऑफ द फेवरेट मांगा भी बन जाए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो और एनिमे और मांगा रिलेटेड कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बाय।